कक्षा 11वीं गणित विषय के प्रश्न बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके अध्याय 1 से, जिसका नाम है समुच्चय सेट। पहला प्रश्न यहाँ पर है, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय क्या होता है? तो ये होता है सुपरिभाषित समग्र नहीं है। समुच्चय वो होता है जो सुपरिभाषित हो, ये सुपरिभाषित नहीं है। ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा, किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश और फिर इसका डैश बराबर होता है। तो ये जब हम ए का पूरक समुच्चय निकालते हैं फिर उसका पूरक समुच्चय निकालते हैं तो वह ए के खुद के बराबर आ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। यदि ए बराबर 1 2 3 4 का समुच्चय है और बी बराबर 3 4 5 6 का समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान है। तो हमें यहाँ पर इंट्रा सर्वनिष्ठ निकालना है। क्या निकालना? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ वो होता है जो इन दोनों में आता है। तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। समुच्चय रिक्त समुच्चय है यहाँ पर के उपसमुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या होती है। तो जितने भी अवयव होते हैं यदि हम उसको 2 की घात के रूप में लिख दें तो ये उपसमुच्चय की संख्या निकल जाती है, यानी कि 2 की घात 0 बराबर 1 इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही है। समुच्चय 1 के उपसमुच्चयों की संख्या होगी तो 1 यानी कि एक अवयव है, तो जब हम 2 की घात 1 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन हो गया बी सही। उसके बाद देखिए समुच्चय बी उपसमुच्चय ए का, तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होगा, तो ये बराबर होगा बी के। उसके बाद देखिए आगे, समुच्चय बी उपसमुच्चय है ए का, तो ए संग बी बराबर होगा, तो ये भी बराबर होगा बी से। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 है, यानी कि इसके 3 अवयव होते हैं, 3 अवयव दिए गए हैं। तब इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो 2 की घात 3 यानी कि 8 हो जाएगी। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप यानी कि सारणीबद्ध रूप में कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 माइनस 2। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अध्याय 2 जिसका नाम है संबंध एवं फलन। पहला प्रश्न, एफ एक्स बराबर एक्स दिया है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तत्समक फलन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फलन एफ एक्स बराबर सी, सी यानी कि जहाँ सी एक अचर राशि है तो क्या कहलाता है? तो अचर राशि है तो ये अचर फलन कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, जैसे मापांक बोला जाता है, क्या कहलाता है? तो ये मापांक फलन कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। यदि ए प्लस 1 बी माइनस 2 बराबर 3 1 तो ए व बी के मान क्रमशः होंगे। आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए। ए प्लस 1 बराबर 3, तो एक को पक्षांतर करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो देखते हैं 2 किस ऑप्शन में सही है। तो यहाँ पर भी सही है, ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पर भी सही है और ये भी गलत ऑप्शन है। तो इन दोनों में से कोई एक है। बी का मान भी निकाल लेते हैं। तो बी माइनस 2 बराबर 1 करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, बराबर प्लस हो जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 2 और 3। यदि ए बराबर 1 2 है और बी बराबर 3 4 है तब ए से बी पर संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 16। इसके बाद दो परिभाषित समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार से है कि एन ए नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ बी 3 है, तब ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 64। कितनी हो जाएगी? 64। ऑप्शन ए सही है। यदि ए बराबर ए तथा बी दो समुच्चय हैं तब ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है। यदि केवल दोनों क्या हो? दोनों ही बराबर हो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अध्याय 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। पहला प्रश्न यहाँ पर, 225 डिग्री की रेडियन माप कितनी होती है? तो इसकी रेडियन माप जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5π/4। 7π/6 रेडियन माप की संगत डिग्री का माप कितना होता है? तो ये होता है 210 डिग्री। फलन y बराबर कोस एक्स का परिसर यानी कि रेंज कितनी होती है? तो -1 से लेकर +1 तक इसकी रेंज होती है। ऑप्शन बी सही है। साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 का मान होता है। जब आप यहाँ पर साइन π/6 का और यहाँ पर कोस π/3 का मान लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1/2।
साइन 15 का मान होता है, तो साइन 15 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3 - 1/2 ऑप्शन ए सही है। कोस एवं सेक फलन किन चतुर्थांशों में धनात्मक होते हैं, तो कोस और जो सेक है ये किन चतुर्थांशों में धनात्मक होते हैं, तो ये होता है प्रथम और चतुर्थ वाले चतुर्थांश में। इसके बाद अध्याय 5, 4 में ऑब्जेक्टिव नहीं है, अध्याय 5 में आते हैं, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण। पहला है यहाँ पर कि 4x + i ब्रैकेट में 3x - y बराबर 3 + i ब्रैकेट में -6 हैं। जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं तब x और y के मान क्रमशः हैं। आप इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, यहाँ पर वास्तविक का वास्तविक के साथ में और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ में। तो आपको यहाँ पर पहले का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे 3/4 और 33/4। i की पावर 4 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1। 3 - 4 i का संयुग्म क्या होता है, संयुग्म यानी कि जेड बार। यहाँ पर आपको i का चिन्ह बदल देना है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 i, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। फिर है 2 - 3 i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसका है 2/13 + 3/13 i। ये कैसा आया, तो जेड इन्वर्स आपको निकालना है, जिसका सूत्र होता है जेड बार अपॉन में जेड मोड का स्क्वायर। इस प्रकार से जेड यानी कि तो अब तो प्लस में लिखना है, चिन्ह बदल के, माइनस हो तो प्लस में, प्लस हो तो माइनस में, और नीचे इन दोनों का वर्ग करके जोड़कर और वर्गमूल निकाल कर, इस प्रकार से। उसके बाद अगला पाठ 7, जिसका नाम है क्रमचय एवं संचय। पहला प्रश्न यहाँ पर 12p2 का मान होता है, तो जब आप NPR का सूत्र यहाँ लगाएंगे, तो आप जब कैलकुलेशन काट पीट के करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 132। NP0 का मान कितना होता है, तो NP0 का मान होता है 1। NPN का मान कितना होता है, तो NPN का मान होता है फैक्टोरियल का n। कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन डी। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। NC0 का मान कितना होता है, तो NC0 का मान 1 होता है। फिर NCN का मान कितना होता है, तो NCN का मान भी 1 होता है। इसके बाद अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 2 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो 5 से 2 अंकों की 25 संख्याएं बनाई जा सकती है। इसके बाद 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। यदि 5 4PR बराबर 6 5PR - 1 हो, तो R का मान कितना होगा, तो R का मान यहाँ हो जाएगा 3। NCR का मान होता है, तो NCR का जो मान है ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन में R का फैक्टोरियल और n माइनस R का फैक्टोरियल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10CR बराबर 10CR+4 हो, तो R का मान कितना होगा, है ना, इसका मान कितना होगा, आपको यहाँ पर मान बताना है। तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद देखिए, यदि n + 2 का फैक्टोरियल बराबर 20 n का फैक्टोरियल हो, तो n का मान कितना होगा, तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 3। इसके बाद NCR + NCR - 1 का मान कितना होगा, तो ये होता है n + 1 CR, ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अध्याय 8, जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रश्न जो कि पूछा गया है कि a + b⁴n के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी होती है, तो इससे एक संख्या ज़्यादा आती है, तो सही आंसर हो जाएगा n + 1। अध्याय 9 के ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर अनुक्रम तथा श्रेणी पाठ के। पहला, श्रेणी 2, 4, 8 का 8वां पद कितना होगा, तो 8वां पद यहाँ पर हो जाएगा 256, ऑप्शन सी सही है। यदि श्रेणी an बराबर n
कोष्टक में n+2 का 5वां पद कितना होगा, तो आप n की जगह 5 रख दीजिए, तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर A 35। इसके बाद अनुक्रम √3, √12, √27 का 10वां पद कितना होगा, तो 10वां पद हो जाएगा 10√3, ऑप्शन ए सही है। यदि किसी समांतर श्रेणी के p में पद का p गुना उसी श्रेणी के q में पद का q गुना के बराबर है, तो उसका p+q पद कितना होगा, तो ये होगा 0, ऑप्शन डी सही है। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद an बराबर 1/2n-1 है, तो उसका 5वां पद कितना होगा, n बराबर 5 रख के यहाँ देख लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1/9। अनुक्रम 1+2+3+n का योगफल कितना होता है, तो इसका जो योगफल है वो होता है n(n-1/2), ऑप्शन डी। इसके बाद किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दुगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित हों, तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे घंटे बाद कितनी होगी, तो यहाँ पर होगी 120, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसके बाद अध्याय 10, इसका नाम है सरल रेखाएं। सरल रेखाएं, इसका पहला ऑब्जेक्टिव, यदि एक रेखा x अक्ष की धन अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, तो रेखा का ढाल क्या होगा, तो रेखा का ढाल हो जाएगा tan अल्फा। दो रेखाएं परस्पर लंबवत है, तो उनके ढालों का गुणनफल कितना होता है, तो जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि m1 और m2 ढाल वाली दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, तो कौन सा सूत्र सही है, तो देखिए सूत्र में ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सेम सभी एक जैसे हैं, खाली ऊपर माइनस नीचे प्लस आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सूत्र होता है, tan थीटा बराबर होता है मोड के अंदर m2 - m1/1 + m1 m2। दो रेखाएं जिनके ढाल m1 और m2 हैं, परस्पर समांतर है, क्या है ये, परस्पर समांतर है। कब होगी, यदि m1 बराबर m2 होगा, क्या होगा, m1 बराबर m2 होगा, तब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएगी। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 में होकर जाने वाली रेखा का ढाल क्या है, तो इसका सूत्र होता है y2 - y1/x2 - x1, दोनों में माइनस आता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अध्याय 11, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। यहाँ पर पहला वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु पर तथा त्रिज्या 4 है, तो इसका समीकरण क्या होगा, इसका हो जाएगा x² + y² बराबर a², यानी कि ये ऑप्शन x² + y² बराबर 16, 4 का स्क्वायर 16। यदि किसी परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर तथा नाभि 0a हो, तो उसका समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण हो जाएगा x² बराबर 4ay। परवलय x² बराबर 16y है कि नाभिकीय लंब जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगी 16, कितनी हो जाएगी 16, यहाँ पर इसकी नाभि जीवा की लंबाई हो जाएगी। उसके बाद नाभि 2,0 तथा नियता x बराबर -2 वाले परवलय का समीकरण क्या होगा, तो ये होगा y² बराबर 8x, क्या होगा, y² बराबर 8x। दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² बराबर 1 है के नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होगी, तो ये हो जाएगी 2b² / a, ऑप्शन बी। समकोणिक अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है, तो समकोणिक अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 होती है, ऑप्शन सी सही है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी होती है, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता यानी कि ई 1 से कम होती है। इसके बाद दीर्घवृत्त x² / 4 + y² / 9 बराबर 1 है, ये दीर्घअक्ष की लंबाई कितनी है, तो इसके जो दीर्घ अक्ष है इसकी लंबाई हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अति परवलय y² / 9 - x² / 27 = 1 की उत्केंद्रता क्या होगी, ई की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2। इस शंकु परिच्छेद की उत्केंद्रता 0 होती है, तो ये होता है वृत्त की, इसकी उत्केंद्रता 0 होती है, तो वृत्त जो रहता है इसकी उत्केंद्रता 0 होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अध्याय 12 पर, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। पहला प्रश्न यहाँ पर कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो x अक्ष उसके साथ होना चाहिए, बाकी y और z 0 होते हैं, तो ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। x, 0,0। एक्स वाई समतल पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो एक्स वाई के निर्देशांक इसमें उपस्थित होना चाहिए, जेड का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर से हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स वाई, वाई, 0। वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो वाई पर क्या हो जाएंगे? 0, वाई, 0। ऑप्शन ए सही है। यदि कोई बिंदु जेड अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0, जेड। जेड अक्ष तल पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो जेड एक्स तल पर लेना है तो वाई 0 होना चाहिए, तो वाई 0 इस ए ऑप्शन में है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका एक्स, 0, जेड। इसके बाद वाई जेड तल पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो वाई जेड तल लेना है यानी कि एक्स 0 होना चाहिए, तो एक्स 0 ऑप्शन ए में सही है, 0, वाई, जेड। इसके बाद बिंदु 4, 3, 6 की जेड अक्ष से दूरी कितनी होती है? तो जेड अक्ष से दूरी निकालनी यानी कि इससे निकालनी है, इन दोनों का वर्ग करके आप जोड़ दीजिए और वर्ग मूल निकाल लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। बिंदु 12, 5, 8 की एक्स वाई तल से दूरी बतानी है। किससे बतानी है? एक्स वाई तल से दूरी, तो एक्स और वाई तल को छोड़ दीजिए और जेड से दूरी नाप लीजिए, 8 आ जाएगी। 8 बिंदु 3, -2, 5 की वाई अक्ष से दूरी है। किससे दूरी है? वाई अक्ष से दूरी आपको बतानी है, तो ये हो जाएगी √34। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला पाठ आता है 13, सीमा और अवकलज। यहाँ पर हम देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव लिमिट x टेंड्स टू a है, जहाँ xn x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a, जहाँ n बिलोंग्स टू n है, का मान होगा। तो ये होता है na n-1, na और a की पावर n-1। यदि लिमिट x टेंड्स टू साइन px बाय साइन 3x बराबर 4 हो तो p का मान कितना होगा? तो p का मान हो जाएगा ये 12। ऑप्शन सी सही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर बाई x का मान कितना होगा? तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0। d बाई डी एक्स सेक x यानी कि सेक x का अवकलन क्या होगा? तो ये होता है सेक x tan x। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है साइन स्क्वायर x का अवकल गुणांक कितना होगा? तो जब हम साइन स्क्वायर x का अवकल गुणांक करेंगे तो ये होता है साइन 2x। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे में जो अगला आता है 16 पार्ट आ जाता है लास्ट में, जिसका नाम है प्रायिकता। तो इस प्रायिकता में केवल 2 ही ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। पहला है कि यदि a और b के 2 असंयुक्त समुच्चय हों तो a सर्वनिष्ठ b का मान कितना होगा? तो यहाँ पर जब हम इसका मान निकालेंगे, जब ये दोनों असंयुक्त समुच्चय रहेंगे तो ये दोनों निरंक रहेंगे, रिक्त रहेंगे, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। दूसरा, यदि पी ए बराबर होता है 1/3 और पी बी बराबर 1/2 है तथा ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब पी ए संग बी का मान कितना होगा? तो यहाँ पर जब दोनों अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा 5/6। तो इस प्रकार से सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।